नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। सबसे पहले आज पहली बार चक्षुदर्शी पर आने वाले दर्शकों से निवेदन है कि वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन के बाद शेयर का ऑप्शन रहता है, शेयर के बाद आप लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। बिहार में आज दूसरे चरण का और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो गया है और मतदान का प्रतिशत भी पहले चरण की तरह ही बड़ा उत्साहपूर्ण दिखाई दिया है। ये आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली के लाल किले के बाहर जो बीती रात विस्फोट हुआ उसका कुछ असर इस मतदान पर पड़ सकता है, लेकिन मतदान का प्रतिशत और मतदान के प्रति मतदाताओं के रुझान को देख करके ये जाहिर हो गया है कि इस विस्फोट की वजह से बिहार के मतदाता विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने जो निर्णय कर रखा है, जो पहले से सोच रखा है, उसके अनुरूप मतदान में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और दोनों चरण के मतदान के रुझान को अगर आप देखें तो जो दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाला और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला, इन दोनों गठबंधनों के अपने अपने दावे हैं कि ये जो मतदान के प्रति लोगों का उत्साह है ये सत्ता परिवर्तन के लिए है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये विकास के लिए है। अब जिसके लिए भी है, मतदान हो चुका है और मतदान के जो अंतिम आंकड़े हैं वो देर तक आ ही जाएंगे जब तक आप इसको सुनेंगे। लेकिन बिहार के लिए कत्ल की जो 2 रातें निकल चुकी, पहले चरण की और दूसरे चरण की, उसके मुकाबले अब आने वाले जो 2 दिन हैं 12 और 13 नवंबर के, ये 2 कत्ल की रातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 2 रातों में ही ये आशंका जताई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वोट चुराने की कोशिश करती है। ईवीएम में गड़बड़ करती है, कहीं कुछ किसी चीज़ में दूसरे तरीके से गड़बड़ करती है, मतगणना में भी गड़बड़ करती है। तो इन 2 कत्ल की रातों में बिहार के जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सैनी साहब हो, चाहे वामपंथी दल हो, इन लोगों का सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी सतर्कता ही वोट चोरी को रोक सकती है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पिछले 2 सालों में जितने विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उसमें अपवादों को छोड़ के, हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटक को छोड़ करके, आप देखें महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ठीक ऐसी ही हवा थी जैसी कि अभी हमने बिहार में देखी। बावजूद इसके चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रूप से दूसरे आए। जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हारना था, वहां भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से बम्पर वोटिंग के बम्पर समर्थन के साथ जीती। तो ऐसा क्या बिहार में भी होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार में जो बिहार के जानकार लोग हैं उनका कहना है कि बिहार में चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, ये किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए अगर कुछ ऊंच नीच होती भी है तो जेडीयू जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, गठबंधन में शामिल है, ये ऐन वक्त पर पलटी मार सकती है। अभी की स्थिति में एक तरफ जो बिहार में अंधेरा है, राजनीतिक अंधेरा, उसे दूर करने के लिए अगर महागठबंधन के हाथ में लालटेन है तो फिर एनडीए गठबंधन जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके हाथ में चिराग है। तो ऐसे छोटे मोटे जो दल हैं, चिराग पासवान के हों, चाहे मांझी के हों, चाहे कुशवाहा के हों, या इधर चाहे सैनी के हों, चाहे वामपंथी हों, चाहे दीगर दल हों, बीआईपी जैसे, उन सब की भूमिकाएं भी ये चुनाव तय करने जा रहा है। क्योंकि बिहार में पिछले 3 दशक से सीधा चुनाव नहीं हो रहा है, कोई 2 मुख्य प्रतिद्वंदी दल नहीं है, हमेशा गठबंधन की राजनीति काम करती आई है।
आरजेडी की जो अंतिम सरकार 2005 में बनी थी, उसके बाद से जितनी भी सरकारें बिहार में बनी पिछले 20 साल में, उनमें घालमेल ही रहा। कभी बीजेपी साथ रही, कभी आरजेडी साथ रही, कभी आरजेडी जेडीयू साथ रही, कभी जेडीयू भाजपा साथ रही। यानी स्पष्ट रूप से द्विदलीय सत्ता इस बिहार के भाग्य में नहीं है। और आज का भी जो प्रत्यक्ष गणित है उसमें भी ऐसा साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार भी अकेली भाजपा या अकेली आरजेडी या अकेली जेडीयू या अकेले कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में पहुंच जाएगी। यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगाए बिना सत्ता का भवन, सत्ता का सिंहासन बन नहीं सकता बिहार में, ये तय हो गया है। लेकिन बिहार में जो रुझान देखने में आया है मतदाताओं का, उससे ये संभावना बनती है कि बिहार में परिवर्तन हो, सत्ता में परिवर्तन हो। आरजेडी और बीजेपी, क्षमा कीजिए, जेडीयू और बीजेपी सत्ता से बाहर हो और कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन सत्ता के ऊपर काबिज हो। लेकिन ये सिर्फ संभावना है। और दूसरी तरफ संभावनाओं की आशंकाएं भी हैं कि सत्तारूढ़ जो गठबंधन है वो किसी भी कीमत पर नैतिक अनैतिक, भ्रष्ट और जो भी तरीका हो सकता हो उसका इस्तेमाल करते हुए बिहार की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखना चाहेगा। और इसके लिए जो उसे करना पड़ेगा वो करेगा, चाहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना पड़े, चाहे ईवीएम से छेड़छाड़ करनी पड़े, चाहे मतगणना में प्रशासनिक जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उन पर दबाव डाल करके परिणामों को प्रभावित करना पड़े। ये ऐसा बीजेपी करती आई है, बीजेपी ने ये करके देखा है। लेकिन इस बार बिहार में खीर सीधी नहीं है, खीर टेढ़ी है। बिहार में गड़बड़ी करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले आप देखें जो बिहार से अलग हुआ झारखंड था, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की एक चाल कामयाब नहीं हुई और बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता पर अपना कब्जा कायम रखा। तो इस तरह से जब अगर झारखंड में की जनता, झारखंड का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है तो फिर बिहार तो उसका बड़ा भाई है। बिहार में भी राजनीतिक जागरूकता, विचारों के प्रति प्रतिबद्धता, समाज में बराबरी, अगड़े पिछड़ों का गणित, ये सब महत्व रखता है। और मुझे लगता है कि इसी बिना पर आरजेडी, कांग्रेस और अंत में जेडीयू भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए जो बन पड़ेगा सो करेगा। करना तो है मतदाताओं को, मतदाता अपना काम कर चुके हैं और इसके पहले चुनाव के पहले केंद्रीय चुनाव आयोग अपना काम कर चुका है। लेकिन फिर भी केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथ में अभी भी बहुत कुछ बकाया है। जब तक मतगणना होकर के अंतिम परिणाम सामने नहीं आते तब तक हम केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ही अब वो आखिरी कड़ी है, चाहे उसको आप मजबूत कड़ी कह लें, चाहे उसको आप कमजोर कड़ी कह लें, जो कि हर हालत में चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जो जनमत है, जिस ढंग का वातावरण है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय चुनाव आयोग या उसकी जो मशीनरी बिहार में है वो कोई जोखिम लेगी। और जो निर्छीर परिणाम आएंगे उनको जैसे का तैसा, जस का तस जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी। भले ही उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़े, भले ही उसका खामियाजा केंद्रीय चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार को भुगतना पड़े। ज्ञानेश कुमार साहब जितना कुछ कर सकते थे सत्तारूढ़ दल के लिए उतना उन्होंने कर दिया। अब इससे ज़्यादा उनके हाथ में कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है। और पिछले 6 तारीख के मतदान ने और आज 11 तारीख के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि बिहार की जनता परिवर्तन की इच्छुक है और वो किसी झांसे में आने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आकलन एक तरफ का है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो सरकार का है कि सरकार किसी भी सूरत में सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी और वो बिहार चुनाव परिणामों को अपने पक्ष में करने के लिए ये जो 2 रातें हैं 12 और 13 नवंबर की, इसमें कोई भी बड़ा खेला कर सकती है। तो अब मतदान तो करा लिया प्रतिपक्ष ने,
अब इस खेले को रोकने के लिए भी उसे इन 2 रातों में लक्ष्मण की तरह जागरूक रह करके फटिक शिला पर बैठना होगा। फटिक शिला पर से मेरा आशय है कि ईवीएम जहाँ रखी हैं स्ट्रांग रूम के बाहर भीतर बैठना होगा और गड़बड़ी की तमाम सारी जो संभावनाएं हैं उनको विफल करने के लिए कमर कस के खड़े रहना पड़ेगा। अब देखना है कि कौन कितना इसमें समर्थ साबित होता है और कौन कितना लोकतंत्र की सेवा कर सकता है, लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, संविधान की रक्षा कर सकता है। अन्यथा है हुई है वही जो राम रच राखा, को कहे तर्क बढ़ावे शाखा। तो यहाँ तर्क करने की और शाखा बढ़ाने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। जो कुछ करना था बिहार के मतदाताओं को वो कर चुके हैं। अब तो केवल वोट गिने जाने हैं और वोट गिने जाने के बीच में ये 2 दिन जो बाकी हैं 12 और 13 नवंबर के, इन पर निगरानी रखना है। इनको आंखों से ओझल नहीं होने देना है बिहार की जनता को, बिहार के राजनीतिक दलों को। तभी कुछ जो परिणाम है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो हमें बिहार के मतदान के साथ मतगणना का इंतजार करते हुए चौंकने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति ने हमेशा देश को चौंकाया ही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। धन्यवाद। जय हिंद।